नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज में हमारे 2 चैप्टर छूटे हुए थे, जो हमारा एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और दूसरा चैप्टर हमारा था वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ करें वाला जो चैप्टर था, उस पे हमारे डायरेक्टली ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चनों के बीच में हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो हम हमारे बचे हैं उनको ही फिल करना है, तो उस चैप्टर को हम इसके बाद करेंगे। पहले आज हम बात करने वाले हैं वाक्य संबंधी अशुद्धियों पे, क्योंकि इससे रिलेटेड डिमांड आ रही है कि वाक्य संबंधी जो अशुद्धियों से रिलेटेड चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पहले इस चैप्टर को करा दीजिए। तो ठीक है, ये जो चैप्टर है ये विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो खासकर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पुलिस दरोगा, यूपी पुलिस दरोगा और एसएससी जीडी से संबंधित वाले अभ्यर्थी होंगे। उन सभी के लिए ये वाक्य संबंधी अशुद्धियों वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें इन चारों ही एग्जामों में पूछी जाती हैं और कहीं ना कहीं वाक्य संबंधी अशुद्धियों से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, इससे पहले हमने इसकी एमसीक्यूज़ वीडियो बनाई हुई है, जिसकी वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने हिंदी की अन्य क्लासेस नहीं देखी हैं या फिर अन्य चैप्टरों की वीडियोस नहीं देखी है, तो हिंदी की प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूँ, आप लोग जाके वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अशुद्धि शोधन पर। तो अशुद्धि शोधन होता क्या है, तो देखिएगा, वाक्य मानव के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भावों की अभिव्यक्ति वाक्यों द्वारा होती है। वाक्य का सुव्यवस्थित एवं सार्थक होना आवश्यक है, तभी वह भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार सार्थक सुव्यवस्थित पद समूह वाक्य कहलाता है। अनेक विद्वानों ने वाक्य के अर्थ को स्पष्ट किया है। प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह या वाक्य कहलाता है। अच्छा दोस्तों, कौन कह रहे हैं? जो हमारे प्रसिद्ध व्याकरणिक हैं, हमारे कौन, कांता प्रसाद गुरुजी। तो ये क्या कहते हैं कि एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला जो शब्द समूह होता है, उसी को ये क्या कहते हैं, वाक्य कहलाता है, कहते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा मत देखें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का, तो ये क्या कहते हैं कि भोलानाथ तिवारी जी ने कहा कि वाक्य को भाषा की लघुत्तम व स्वतंत्र इकाई माना जाता है। अब जो भाषा है उसको लघुत्तम एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में कौन मानते हैं? हमारे भोलानाथ तिवारी जी मानते हैं। फिर देखिएगा, उनके मतानुसार वाक्य पूरी बात की तुलना में पूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण लघुत्तम स्वतंत्र भाषिक इकाई है। तो कौन कह रहे हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। अब देखिएगा दोस्तों, वाक्य संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हमारी क्या हैं, और उनके बारे में अगर यदि बात करें तो वाक्य में होने वाली अशुद्धियों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है वर्तनी की अशुद्धियाँ, जो चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है। दूसरा है पद की अशुद्धियाँ और तीसरा है आपकी वाक्य की अशुद्धियाँ। तो दोस्तों, हमने 3 तरीके से इसमें अशुद्धियों को देखना है। एक तो हम वर्तनी की अशुद्धि को देखेंगे, दूसरा हम पद की अशुद्धि को देखेंगे और तीसरी जो देखेंगे हम वाक्य की अशुद्धियों को इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर वर्तनी की अशुद्धियों को देखें तो दोस्तों देखिएगा, क्या कहता है, जिस वर्ण की जिस मात्रा के साथ किसी शब्द के शुद्ध रूप में आवश्यक हो, उससे भिन्न रूप में लिखने से पूर्ण अथवा वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए कवियत्री शब्द है, इसको कवियत्री लिखा जब जाता है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अशुद्ध है। इसी प्रकार रचयिता को, गृहिणी को धोबन शब्द है, जबकि सेना उज्ज्वल अशुद्ध है। ये अशुद्धियाँ भी कई प्रकार की हो सकती हैं। यथा जैसे देखिएगा, पहला एग्जाम्पल बोलता है स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे मालूम, परीक्षा आदि शुद्ध हैं। इनकी अशुद्ध रूप मालूम यानी कि छोटी ऊ की मात्रा लगा दी है, और परीक्षा में भी आपकी छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लगा दी है, जो आपकी क्या लेंगे? अशुद्ध रूप के रूप में देखने को मिलेंगे। फिर देखिएगा, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे बड़ई, झूठ, योद्धा, भूख आदि, इनके शुद्ध रूप होंगे हमारे बड़ई। ठीक हो गया। ढ के नीचे हमारा क्या लगेगा? तलबिंदु लग जाएगा। उसी तरीके से झुट ना होकर झूठ हो जाएगा, झूठ ना होकर झूठ है, और योद्धा ना होकर आपका योद्धा, और भूख ना होकर आपका भूख हो जाएगा। ठीक हो गया। उसी तरीके से अगर तीसरा एग्जाम्पल देखें तो शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे शब्दों का निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि के माध्यम से किया जाता है। अतः शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियों भी 4 प्रकार की हो सकती हैं। अच्छा देखिएगा, इसमें से जो 4 प्रकार की हो सकती हैं, तो उनमें देखेंगे हम वो 4 प्रकार कौन कौन से हो रहने वाले हैं। उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। अब उपसर्ग संबंधी जो हमारी अशुद्धियाँ हैं, अगर उनको देखें तो क्या कहता है कि उदाहरण के लिए निर्जन अशुद्ध है, निर्जन शुद्ध है। अच्छा, निरजन है और यहाँ पर हमारा निर्जन है, यानी कि जौ के ऊपर रो हमारा लगा दिया गया है, तो ये शुद्ध है। अचेत अशुद्ध है और अनचेत
अशुद्ध है। अच्छा, अचेत हमारा शुद्ध है लेकिन अनचेत जो है वो अशुद्ध है, तो वो हमारा क्या हो गया, उपसर्ग के माध्यम से। अब अपसर्ग के माध्यम से कैसे कह रहा है, जैसे कि निर्जन है तो निर्धन जन, इस तरीके से भी हम उसको कर सकते हैं ना। तो उसी तरीके से निर्जन जो है हमारा वो अशुद्ध है। अब उसी तरीके से निर्जन जो शब्द है हमारा, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ये बताना चाह रहा है। अच्छा, उसी तरीके से प्रत्यय को देखेंगे तो प्रत्यय संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं, प्रत्ययों में गलत या अनावश्यक प्रयोग से विवर्तने की अशुद्धि हो जाती है। जैसे गायिका शुद्ध शुद्ध है लेकिन गायिकी जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। धैर्य शुद्ध है लेकिन धैर्यता अशुद्ध के रूप में जाना जाता है। अच्छा, समास संबंधी अशुद्धियाँ अगर हमने देखे तो एक से अधिक शब्दों से मिलकर एक सामासिक पद बनाते समय नियम न जानने से कभी कभी अशुद्ध पद बन जाता है। उदाहरण के लिए दिवारात्र शुद्ध है और दिवारात्रि नहीं। दिवारात्रि हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन दिवारात्र जो है वो आपका शुद्ध शब्द इसमें देखने को मिलेगा। चौथा आपका है संधि संबंधी अशुद्धियाँ। तो संधि के नियमों के विरुद्ध शब्द निर्माण करने पर संधि संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे उपयुक्त शब्द शुद्ध शब्द में, या फिर उपयुक्त शुद्ध शब्द है, उपरोक्त नहीं। उपर्युक्त तो हमारा शुद्ध है लेकिन उपरोक्त हमारा क्या है, शुद्ध शब्द नहीं है, ये अशुद्ध शब्द हमारा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा, अत्योक्ति नहीं, अधोगति शुद्ध शब्द तथा अधगति हमारा क्या होगा, नहीं के रूप में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, हमने जो हमारे 4 प्रकार से जो हमारा क्या बताया गया था, जो अशुद्धियाँ बताई गई थी, उनको हमने देखा तो कौन कौन से थे। एक तो हमारा उपसर्ग था, दूसरा हमारा प्रत्यय था, तीसरा हमारा समास था, और चौथा हमारा संधि के माध्यम से उसको अशुद्धि के कारण उनको व्यक्त करा गया था। फिर देखिएगा, अब हम बात करेंगे पद की अशुद्धियाँ। तो देखिएगा, पद की जो अशुद्धियाँ हैं उनमें क्या है, वाक्य में पदों का प्रयोग व्याकरणिक नियमों के अनुसार न होने से अनेकानेक प्रकार की पद संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये अशुद्धियाँ निम्नलिखित रूपों से हो सकती हैं। अच्छा दोस्तों, वो निम्नलिखित रूप कौन कौन से हो सकते हैं अगर देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्ययी पदों के गलत प्रयोग से, यथा मुझे शब्द है, मेरे को नहीं, अनादुत अनुदित शब्द है, अनुवादित नहीं। उसी तरीके से देखिएगा, लिंग संबंधी अशुद्धियों में जैसे हम क्या बोलेंगे, घोड़ा से घोड़ी शुद्ध है, घोड़िन नहीं। बालक से बालिका शुद्ध है, बालिका बालिकी नहीं। ठीक हो गया। अगर तीसरा देखें तो वचन संबंधी जो हमारी अशुद्धियाँ हैं, तो 5 बहन नहीं, 5 बहनें होगा। उसी प्रकार बहुत से लड़का नहीं, बल्कि बहुत से लड़के हमारे क्या होंगे, शुद्ध इसमें होगा, क्योंकि क्या बोला, वचन करा ना, तो वचन में बहुत से लड़की तो आएगा, बहुत सा लड़का कैसे, या फिर बहुत से लड़का कैसे नहीं आ सकता है वो। उसी तरीके से कार्य के प्रसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, जैसे राम ने राक्षसों को मारा। उसी तरीके से सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है, तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम पर नहीं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से कारक संबंधी क्या होंगे, उसमें अशुद्धियों को देखा जाएगा। अब वाक्य की जो अशुद्धियाँ हैं, अब उस पर हम आने वाले हैं। तो देखिएगा, वाक्य की अशुद्धियाँ क्या होती हैं। वाक्य में पद, पदबंध, उपवाक्य आदि के संबंधों का उचित निर्वाह न करने से अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे हमारी अनुवृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ हैं, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, गलत समुच्चयबोधक संबंधी अशुद्धियाँ हैं, अंग्रेजी से प्रभावित वाक्य गठन संबंधी हमारी क्या है, अशुद्धियाँ हैं। तो वाक्य शुद्ध वाक्य रचना के लिए अनुवृत्ति संबंधी जो नियम है, अगर अनुवृत्ति को देखा जाए तो अनुवृत्ति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। किस किस में होता है, कह रहा है, यह जो संबंध है वो कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में हमारा देखने को मिलता है। अब देखिएगा, वाक्य की शुद्धता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें अनुवृत्ति का ध्यान रखा जाए। इसके कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। अब देखिएगा, कर्ता और क्रिया से संबंधित जो नियम हमें देखने को मिलता है, देखिएगा इसमें क्या लिखा गया है। तो यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो तो उसमें प्रयुक्त क्रिया भी कर्ता के लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार होगी। यथा राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन खाना खाता है। इन वाक्यों में राम और मोहन कर्ता है, जिनके अनुरूप क्रिया पढ़ता है, खाता है का प्रयोग हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे पॉइंट को देखें तो यदि किसी वाक्य में एक ही लिंग, पुरुष और वचन के अनेक कर्ता हों तथा अंतिम कर्ता के पूर्व और संयोजक आया हो, तो क्रिया भी कर्ता के अनुरूप बहुवचन में होगी। यथा राम लक्ष्मण और भरत दशरथ के पुत्र थे, राम श्याम और मोहन परस्पर मित्र थे। ठीक हो गया। उसी तरीके से तीसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में 2 भिन्न लिंग कर्ता
लिंगी कर्ता और संयोजक के सहित या उससे रहित भी हों तो क्रिया बहुवचन होती है। यथा राम और सीता वन में जा रहे थे, लड़का और लड़की पुस्तक पढ़ रहे हैं, मंत्री और विधायक प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या जोड़ा गया है हमारा, और शब्द से उसका समुच्चय कर दिया गया है। यदि किसी वाक्य में कर्ता भिन्न लिंग और वचनों से हो तो उनकी क्रिया बहुवचन में होगी और लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। यथा कक्षा में 5 लड़के और 10 लड़कियां पढ़ती हैं, गाड़ी में 10 पुरुष और 20 महिलाएं बैठी हैं। तो क्या हो गया, लिंग के आधार पर उनका निर्धारण कर दिया जा रहा है। अगर पांचवा पॉइंट देखें तो क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच समुच्चयबोधक अव्यय या अथवा वहाँ हो तो क्रिया अंतिम लिंग और वचन के अनुसार होगी। अगर देखा जाए तो कैसे कह रहा है, मैं या वह कल दिल्ली जाएगा, तुम या हम इस कार्य को करेंगे, मेरी कलम कॉलेज अथवा घर पर रह गई, राम अथवा श्याम नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम किसका प्रयोग करेंगे, कर्ता के आधार जो समुच्चयबोधक अव्यय है या फिर अथवा वहाँ ये क्रिया के आधार पर उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। अच्छा, छठा पॉइंट अगर देखें तो क्या कहता है, आदर के अर्थ में एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। यथा प्रधानाचार्य कॉलेज में आए, मेरे बड़े भाई घर गए, मंत्री जी सभा में आए आदि जो शब्द हैं वो आदर के आधार पर हम उसका प्रयोग करेंगे। अब फिर देखिएगा कर्म और क्रिया से संबंध जो हमारा सेकंड इसका देखने को मिलता है। अगर उसको देखें तो क्या बोलता है कि यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्त चिन्हों से युक्त हों तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। यथा राम ने लक्ष्मण को बुलाया, पिता ने पुत्र को खिलाया, मैंने हरि को पढ़ाया। तो ये क्या होगा, ये हमारा पुरुष होगा और पुल्लिंग के रूप में उसका प्रयोग हम करेंगे। तो इसका उदाहरण इसमें देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो यदि कर्ता विभक्ति युक्त होगा तथा कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। यथा विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, अतिथि ने खाना खाया, मैंने एक कलम खरीदी। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट देखें तो यदि हम ही लिंग की एक वचन प्राणीवाचक अथवा भाववाचक संज्ञाएं कर्म हों तो क्रिया एक वचन में होगी। यथा सैनिक ने युद्ध में साहस और धैर्य दिखाया, समुद्र से मोती और सीप निकाली। उसी तरीके से यदि समान या भिन्न लिंग के अनेक कर्म के साथ सप्रत्यय आए तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में आती है। यथा पेड़ पर बंदरों और चिड़ियों को देखा, रामू ने बैलों और गायों को बेचा। अब देखिएगा यदि समान या भिन्न लिंग अनेक कर्म के साथ प्रत्यय रहित प्रत्यय हो तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। यथा मैंने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा, राम ने धनुष और बाण लिए। ठीक हो गया। फिर अगर बात करें संज्ञा और सर्वनाम का संबंध के बारे में तो क्या बोलता है कि संज्ञा उस सर्वनाम उस संज्ञा के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होता है जिसके स्थान पर वह आता है। यथा रानी ने राजा को कहा, मैं भी युद्ध में चलूंगी, बालक ने पिता से कहा, आप घर कब लौटेंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है, अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो उसका लिंग और वचन संज्ञाओं के अनुसार ही होगा। यथा रवि और छवि स्कूल गए हैं, सायंकाल वे लौटेंगे, कपिल और पप्पू बाजार गए हैं, वे दोपहर तक आएंगे। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो विशेष्य और विशेषण का संबंध अगर देखें तो विशेष्य संज्ञा आदि जिस लिंग या वचन में होते हैं, विशेषण भी उसी लिंग में प्रयुक्त होता है। यथा वह सुंदर कमल है, वह अच्छा लड़का है। और दूसरा पॉइंट देखें तो वह विशेष्य के अनेक विशेषण उनके लिंग और वचन के साथ प्रयुक्त होते हैं। यथा यह ताज़ा मीठा और रसीला आम है, लाल कोमल और सुंदर गुलाब है। तीसरा पॉइंट आपको बोला है कि प्रसर्ग युक्त कर्म के साथ उसका विशेषण एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। यथा इन पुस्तकों को कौन लाया, इन पुस्तकों को कौन लाया। वाक्य के पदक्रम को अगर देखा जाए, वाक्य में पदक्रम तो सार्थक शब्दों में प्रयोग की वह प्रक्रिया जिसके अनुसार सुव्यवस्थित वाक्य का निर्माण होता है पदक्रम कहलाता है। वाक्य रचना में पदक्रम संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम अगर देखें तो क्या कहता है, साधारणतया वाक्य में प्रारंभ में कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में किया रखा जाता है। यथा राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है। दूसरा अगर नियम देखें तो वाक्य में कर्ता के विस्तार को कर्ता के पूर्व और क्रिया के विस्तार को क्रिया के पूर्व रखा जाता है। यथा सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, पौष्टिक भोजन
चबा चबा कर खाना चाहिए। और तीसरा जो नियम है आपका वो क्या कहता है कि कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, संप्रदान, अपादान और करण कारकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पिताजी ने घर में अधिकरण आ गया, अलमारी से अपादान आ गया, सोहन के लिए संप्रदान आ गया, हाथ से यानी कि करण आ गया, रुपये निकाले। ठीक हो गया। उसी तरीके से संबोधन सदैव वाक्य के प्रारंभ में आता है, यथा हे प्रभु गरीबों पर दया करो, हे राम तुम्हारी लीला विचित्र हो। तो संबोधन कर रहा है तो हे प्रभु, हे राम, जिसमें हम नाटक संवादों में जिसका प्रयोग करते थे। अगर आप लोगों ने कारक चिन्ह इससे पहले अगर पढ़े होंगे तो विशेषकर ये आपके समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज ये आपके समझ में थोड़ा सा कम आएगा। उसी तरीके से अगर देखें तो क्रिया विशेषण क्रिया के पहले प्रयुक्त होता है, यथा वह जल्दी खाता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो क्रिया विशेषण वह जल्दी खाता है, यानी कि जल्दी खाने की जो क्रिया है वो खाने से पहले उसकी क्रिया जाएगी। ठीक हो गया। विशेषण से यानी कि विशेषता, खाना उसकी विशेषता है, लेकिन जल्दी खाना क्या है, क्रिया विशेषण का रूप उसमें दिखा रही है। उसी तरीके से प्रश्नवाची चिन्ह या शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह वहीं पर रखा जाएगा जिससे पहले कुछ कहा। यह था क्या कपिल सो रहा है, तो क्या कपिल सो रहा है में क्या जो शब्द है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पहले ही क्या से उसने प्रश्न कर दिया है तो संज्ञा के पहले ही रखा जाएगा उसको। क्या तुम कॉलेज जा रहे हो, तो इसमें भी आपका क्या कर दिया है, जो आपका संज्ञा है उसको पहले रख दिया गया है। फिर देखिएगा विशेषण विशेष्य या संज्ञा के पहले आता है, यथा मेरा लाल पेन खो गया, मेरा लाल पेन खो गया। अब विशेषण है तो मेरा लाल पेन, विशेष्य या संज्ञा से पहले रखा जाएगा विशेषण को। मेरा लाल पेन, कैसा पेन है, लाल पेन है जो क्या है, खो गया है। मेरी हरी कमीज फट गई है। ठीक हो गया। अब उसी तरीके से हम देखेंगे वाक्य में लिंग संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो हिंदी में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ वस्तुतः उसके भिन्न भिन्न प्रयोगों के कारण होती है। कोई दही खट्टा होता है, अब कोई में अगर देखें तो दही खट्टा होता है को शुद्ध मानता है, तो कोई दही खट्टी होती है को अतः वाक्य में शुद्ध मानता है। अतः वाक्य में लिंग के शुद्ध प्रयोग के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कैसे ध्यान रखेंगे तो देखिएगा, संज्ञा शब्द अपनी मूल प्रकृति के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणतया आकाश नीला है, क्या है हमारा, एक पुल्लिंग है। पतंग नीली है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूसरे वाक्य में देखें तो सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता, इसका लिंग निर्णय क्रिया के आधार पर किया जाता है। उदाहरणतः वह जाता है तो वह जाता है में पुल्लिंग हो जाएगा, वह जाती है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, जिसको हम क्या करेंगे, सर्वनाम के भेद के आधार पर उसको पहचानने का कार्य करेंगे। अगर तीसरा उदाहरण देखें तो क्या कहता है कि विशेषण का लिंग उसके निकटतम संज्ञा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उदाहरणतया अशुद्ध है, उसके पास नीला पेंसिल है, उसके पास नीली पेंसिल है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, विशेषण के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। चौथा पॉइंट देखें तो वाक्य में क्रिया का लिंग उसके कर्ता के अनुसार होता है। उदाहरणतया अशुद्ध अगर देखें तो बेटी पराये घर का धन होता है, तो बेटी पराये घर की धन होती है, बेटी पराये घर का धन होती है, इस तरीके से हम उसका प्रयोग करेंगे। पांचवा पॉइंट देखें तो क्रियापदों का लिंग एक से अधिक कर्ता या कर्म होने पर अंतिम कर्ता या कर्म के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो अशुद्ध जो है जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, और अशुद्ध है आपका जो आपका शुद्ध है वो जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर छठवां पॉइंट अगर देखें तो क्या कहता है, कभी कभी वाक्य में रचना के सिद्धांत को न जानने के कारण भी लिंग संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो अशुद्धि क्या है, शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ी हो, और उसी का शुद्ध रूप देखें तो शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ा हो। उसी तरीके से वाक्य में वचन संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं तो विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें तो संज्ञा के जो वचन भेद हैं अगर उनको देखें तो क्या कहता है, संज्ञा के 3 भेदों में जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे विशेषणों में या फिर विभीषणों ने देश को चौपट कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि संज्ञा के वचन के भेद में, संज्ञा के 3 भेद में जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। तो विभीषणों ने देश को चौपट कर दिया। ठीक हो गया। दूसरा है गिरगिटों ने मनुष्य की कीमत घटा दी। ठीक हो गया। गिरगिट कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ समय में अपने जो रंग बदल देते हैं तो उनने क्या कर दी, मनुष्यों की जो कीमत है उसको घटा दिया है। इस तरीके से उसका प्रयोग कर रहा है। यानी कि एक मनुष्य को, गिरगिटों का कहने का मतलब है कि लोगों के बदलने की जो प्रक्रिया है उसको देखते हुए गिरगिटों ने मनुष्य की जो कीमत है उसको घटा दी की बात करता है। उसी तरीके से अगर दूसरा देखा तो भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त की जाती है, जैसे बुढ़ापा, दीनता, हीनता, कृपा, करुणा आदि। और अशुद्ध को देखा जाए तो बुढ़ापे उसके लिए रोग बन गया,
बुढ़ापे उसके लिए रोग बन गया, शुद्ध देखें तो बुढ़ापा उसके लिए रोग बन गया, इस तरीके से हम उसका प्रयोग करेंगे, जो भाववाचक के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। अब विशिष्टता का भाव व्यक्त करने पर ये संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे आभूषण चांदी का बना हुआ है। उसी तरीके से पदार्थों के परिणाम या फिर समूहवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अगर देखें तो उसके पास अधिक रुपया है, एक वचन में अधिक रुपया है ना, रुपये तो नहीं बोला मैंने, रुपया बोला, तो उसके पास अधिक रुपया है, तो एक वचन में उसका प्रयोग किया गया। उसने बाजार में 5 किलो सब्जी खरीदी, तो 5 किलो सब्जी खरीदे नहीं है, खरीदी है, तो इसमें भी एक वचन में और समूहवाचक के रूप में उसका प्रयोग किया है। फिर देखिएगा, लेकिन जब वस्तुओं की संज्ञा या फिर संख्या का उल्लेख करना हो तो ये शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब मैंने 5 रुपये दिए, क्या कह रहा है, जब वस्तुओं की संख्या या फिर का उल्लेख करना हो, संख्या का जब उल्लेख करना होता है तो यही बहुवचन आपका किस रूप में बदल जाएगा, यही जो संख्या है वो आपकी बहुवचन के रूप में बदल जाती है। मैंने 5 रुपये दिए, राम ने 4 सब्जियां खरीदी, सब्जियां खरीदी ना, उसने 4 सब्जियां खरीदी, 4 सब्जी थोड़ा ना, 4 सब्जियां जब संख्या के रूप में आएगी तो फिर ये उसका बहुवचन हो जाएगा। 5वां पॉइंट देखें तो अन्य भाषाओं के संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने पर उनका बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुकूल ही होता है, जैसे डॉक्टर डॉक्टरों, डॉक्टर्स नहीं, रेल रेलें, रेल्स नहीं, मकान मकानों, मकानता नहीं। और 6वां पॉइंट देखें तो आदर शिष्टाचार और सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। पहला पॉइंट श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र थे, दूसरा अगर हमारा है तो जयशंकर प्रसाद हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं के रूप में उसको जान रहा है। फिर देखिएगा, अगर 7वां पॉइंट को देखें तो क्या कहता है, इसी प्रकार होश, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे क्या बोला, पुलिस को देखकर होश उड़ गए। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारा है, इस पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। और तीसरा पॉइंट देखें तो आपके दर्शन कर हम तथार्थ हो गए, कृतार्थ हो गए। चौथा पॉइंट है, दुर्घटना को सुनकर उसके प्राण सूख गए। अब 8वां पॉइंट अगर देखें तो इसके अतिरिक्त पुनरुक्त शब्द एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति में मैंने गांव गांव में देखा, और जमीन के पीछे भाई भाई में झगड़ा हो गया। अब सर्वनाम में वचन भेद को अगर देखें तो क्या कह रहा है, सर्वनाम में वचन भेद जो है हमारा दोस्तों, ये संज्ञा के समान सर्वनामों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनामों का एक वचन भेद इस प्रकार है, मैं, हम, मुझे, मेरे, हमारे, हमारा, उन्हें, उन्हें, वे, वह, यह, ये, इसे, इन्हें, इसका, इनका, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका, जिस, जिन, जिसे, जिन्हें, इसे, इन्हीं। सर्वनाम के कौन, क्या, कोई, कुछ आदि के रूप में वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप सर्वनाम को तब समझ पाएंगे जब जहाँ पर हमने संज्ञा और सर्वनाम वाला जो चैप्टर करवाया है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपके बेहतर समझ में आएगा, फिर जाके ये वाला चैप्टर ठीक हो गया। विशेषण में वचन भेद अगर देखें तो क्या कह रहा है कि साधारणतया विशेषण का वचन उसके विशेष संज्ञा आदि पर आधारित होता है। केवल आकारांत विशेषण ही बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। आकारांत विशेषण का बहुवचन बनाते समय एकारांत हो जाता है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, हरा पत्ता या फिर हरे पत्ते, पीला फूल, पीले फूल आदि। उसी तरीके से शेष विशेषण दोनों वचनों में समान रूप में प्रयुक्त होते हैं, यथा शुभ सूचना, शुभ सूचनाएं, साफ कपड़ा, साफ कपड़े, सुखद घटना, सुखद घटनाएं आदि के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया। फिर क्रिया में वचन भेद। क्रिया में वचन का निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। ये संज्ञाएं कर्ता, कर्म आदि कारकों के रूप में क्रिया के लिंग को प्रभावित करती हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं, देखिएगा, जहाँ कर्ता के साथ उसका विभक्ति चिन्ह ने न दिया गया हो तो वहाँ क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार निश्चित किया जाता है, जैसे गुड्डू पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा है, जहाँ कर्ता के साथ उसकी विभक्ति ने का उल्लेख हो वहाँ क्रिया वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है, जैसे राम ने खाना खाया, राम ने रोटियां खाई। और तीसरा कारण देखें तो देखिएगा, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो वहाँ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है, यथा राम ने रावण को मारा, मैंने शेर को देखा। अब देखिएगा, वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्ता और तथा एवं शब्दों से जुड़े हो वहाँ क्रिया एक वचन में होती है, तथा राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। दूसरा पॉइंट आपका है, कृष्ण, राधा और गोपियाँ मिलकर रास रचया करते हैं। 5वां पॉइंट आपका है, वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्ता या कर्म मिलकर एक इकाई का अर्थ दें वहाँ क्रिया एक वचन होती है, यथा उसका रुपया पैसा छिन गया।
वहीं मैंने आज दाल भात खाया। और जो आपका छठा पॉइंट है तो देखिएगा क्या बोलता है, वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्म अप्राणीवाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त हो वहाँ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। यथा मैंने जंगल में शेर और चीता देखे, सड़क पर छात्र और पुलिस थी। वाक्यों में प्रसर्गों का जो शुद्ध प्रयोग है अगर उसको देखा जाए तो क्या कहता है, कारक, प्रसर्ग और उदाहरण देखिएगा। कर्ता ने यानी कि राम ने मारा। दूसरा आपका है कर्म को रावण को मारा। तीसरा है कर्ण से यानी कि बाण से मारा। और संप्रदान के लिए तो जगत हित के लिए मारा। और अपादान से यानी कि पेड़ से फल गिरा। और संबंध यानी कि काकी के राजगिरी राम का भाई। और उसी तरीके से अधिकरण में पर तो रावण लंका में रहता था। और संबोधन हे हो अरे, हे ईश्वर, अरे राम, इस तरीके से उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा प्रसर्गों के प्रयोग में असावधानी के या फिर असावधानी से अशुद्ध हो जाता है, अतः विभिन्न प्रसर्गों में शुद्ध प्रयोग हेतु निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक है। अब ने प्रसर्ग का प्रयोग, ने प्रसर्ग के प्रयोग में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संज्ञा के शब्दों के बाद ने का प्रयोग प्रत्यक्ष या लुप्त रहता है, जैसे राम घर गया, श्याम ने गाया। और दूसरा आपका है सर्वनाम शब्दों के बाद ने का प्रयोग होता है, जैसे उसने, हमने, मैंने, तूने, किसने। ठीक हो गया। अकर्मक क्रिया के साथ से प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। फिर देखिएगा जैसे राम आगरा गया, श्याम घर गया। और सकर्मक क्रिया में अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य सभी भूतकालों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, जैसे मैंने खाना खाया, उसने पत्र लिखा था। और वर्तमान को अगर देखा जाए तो वर्तमान और भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वह आता है, मैं जाऊंगा। तो ये हमारा इसमें ने का प्रयोग वर्तमान काल में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि संयुक्त क्रिया के साथ अकर्मक क्रिया हो तो उसके साथ ने का प्रयोग नहीं होता, जैसे वह आ रहा होगा, राम जा चुका होगा, गोपाल खा चुका होगा का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, जब संयुक्त क्रिया के साथ अकर्मक क्रिया हो तो ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज हमने सबसे पहले ने का प्रयोग देखा है कर्ता ने। अब हम कल देखेंगे कर्म को से आगे के जो जितने भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उन पे। तो दोस्तों ये हमारे वाक्य संबंधी अशुद्धियों से संबंधित हमारा आज चैप्टर जो था वो उसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसको दूसरे पार्ट में वीडियो पूरी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वीडियो आधे घंटे के पार लगभग जाने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी वीडियो करके मैं आप लोगों को भी बोर करूँ और एक सीमित समय में हम कुछ चीज़ों हैं जो इनपुट उसको भी ले सकें। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।